हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की जो सीरीज स्टार्ट करी गई है हमारे चैनल पर, सबसे पहले हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है और उसमें हम क्लास सिक्स्थ का आज सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। और पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कहाँ सबसे पहले अपना निवास बनाया, कहाँ पर उसने सबसे पहले खेती करी, कौन सी खेती करी, किस प्रकार से की गई, और वो किस तरीके से आगे बढ़ता गया, मानो किस तरीके से तरक्की करता गया। उसके बाद पांडुलिपि क्या होती है, भारत का नाम कैसे पड़ा, ये सब बातें हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैप्टर 1 वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज एनसीईआरटी की 6th क्लास के हिस्ट्री में चैप्टर 2 है और आज का जो चैप्टर है वो है आरंभिक मानव की खोज, यानी मानव की खोज कहाँ पर हुई, वो ट्रैवल कैसे करते थे और किन चीज़ों के लिए ट्रैवल करते थे, क्या क्या उस समय चीज़ें थीं, कैसे वो खाते थे। इन सब बातों को आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड चैप्टर में है कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर घूमते क्यों थे। तो जाहिर सी बात है वो अपने भोजन की तलाश में या फिर शिकार के लिए इधर उधर घूमा करते थे। उन लोगों के बारे में जानने के लिए या फिर उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले हम उसका अध्ययन करते थे, यानी कि उनके बारे में 20 लाख साल पहले के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, यानी जो पहले लोग शिकार करते थे या खाद्य सामग्री एकत्रित करते थे उन्हें हम खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, यानी कि अगर वो शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे तो उन्हें आखेटक कहा जाता था, या फिर वो खाद्य पदार्थों को जैसे फल, सब्जियां, अनाज, इन सब का संग्रह करते थे तो उन्हें खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता था। आमतौर पर वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर थे जो मनुष्य से भी कई प्रतिशत ज़्यादा ताकतवर थे, ज़्यादा तेज भागते थे। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछली पकड़ने के लिए बहुत सतर्कता की जरूरत होती थी, जागरूक होना पड़ता था, तेज होना पड़ता था। पेड़ पौधों से खाने जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता था कि कौन सा पौधा या कौन से पेड़ खाने लायक हैं और कौन से जहरीले हैं। ऐसा भी पूरी जानकारी इन सब चीज़ों की रखनी पड़ती थी, क्योंकि कई ऐसे पौधे थे जो विषैले भी होते थे। फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती थी कि जो फल अब पक गए हैं, यानी कि अब उसमें जो कुछ फल ऐसे होते हैं जो कच्चे नहीं खाए जा सकते हैं, तो ये भी जानकारी रखनी जरूरी होती थी कि अब फल पक चुके हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे 4 कारण है, यानी कि जो ट्रैवल वो करते थे उसके 4 प्रमुख कारण इसमें बताए गए हैं। इसमें पहला कारण ये बताया गया है कि अगर वो एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा दिन तक रहते थे तो होता क्या था कि या तो वहाँ के वो जानवरों को मार के खा जाया करते थे, या फिर जो फल, सब्जियाँ ये सब थी वो खा जाते थे। तो इन सब चीज़ों की वहाँ पर कमी हो जाती थी, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये वहाँ पर समाप्त हो जाते थे, इसलिए उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, देखिए इंसान तो इन लोगों को खा लेता था लेकिन इन्हें जो खाना होता था उनके लिए वो जानवर दूसरी जगह जाया करते थे। तो इन जानवरों का पीछा करते करते ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाया करते थे। तीसरा कारण, पेड़ और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। जैसे आपको पता होगा कि आज के दौर पर आम का सीजन होता है, अमरूद का सीजन होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सर्दियों की सब्जियों का सीजन अलग अलग होता है। तो उस टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था। तो जैसे जहाँ पर मौसम जिस तरीके का हुआ करता था तो लोग उस समय उस एरिया का विजिट करते थे। जैसे कि मान लीजिए गर्मी में दूसरी जगह जाते थे, सर्दी में दूसरी जगह। तो एक ये ट्रैवल का कारण हो सकता है। और चौथा कारण ये था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना संभव
नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ और झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद ही मिल पाते हैं। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये भी एक चौथा कारण हो सकता है ट्रैवल का। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? देखिए, पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक या फिर खाद्य संग्रह के लिए किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी मिले हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए, जैसे यहाँ पर यह दिया गया है, नुकीला पदार्थ दिखाया गया है, इससे आप समझ सकते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। देखिए, यहां पर दिया गया है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं। पहले तो ये देखिए, ये हो गया, आपको लाल सर्कल वाले दिखाई दे रहे हैं, तो ये पुरा स्थल हैं जहां पर आखेट और खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक करते थे, रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिना चुने स्थलों को ही दिखाया गया है। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें, जहां लोग पत्थरों से औजार बना सकें। उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। जहां पर पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता था, उन्हें उद्योग स्थल कहा जाता था। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हम ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल भी कहते हैं। देखिए, ये पिक्चर में समझाया गया है। अब मेन पॉइंट आता है कि पुरा स्थल किसे कहते हैं। देखिए, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए थे। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में, यानी कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, उसमें पढ़ाया जाएगा। पाषाण औजार का निर्माण कैसे होता था? देखिए, दो तरीके से निर्माण होता था। एक में होता था कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराया जाता था, तब तक उसको एक हाथ में लेकर उस पर दूसरे पर वार किया जाता था जब तक वो उस शक्ल में ना आ जाए जैसा लोग उस समय चाहते थे हथियार बनाना। दूसरा तरीका था दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टकराया जाता था। इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शक्ल निकाले जाते थे जिससे वांछित उपकरण बनाया जा सके। अब आग की खोज यहां पर दिया गया है कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा देखते हैं कहां पर है। देखिए, यह है कुरनूल गुफाएं। यहां पर आग की खोज सबसे पहले हुई थी। देखिए, यहां पर राख के अवशेष मिले हैं, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पर आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवर बढ़े, क्योंकि इनके लिए घास उपयोगी खाद्य पदार्थ था। यानी ये घास खाकर जीवित रह सकते थे, इसलिए इनकी संख्या बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के हिसाब से पालने की बात सोचते हों, लेकिन उस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत था।
इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब मेन पॉइंट आता है नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक काल, मध्यकाल एवं उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग और औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नवपाषाण का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अब चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? ये जो पिक्चर वगैरह थी उससे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था, यानी किसका क्या काम था, यह भी इंपॉर्टेंट है। कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। हमें कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, हमें ऐसे कोई साक्ष्य मिले हैं जिनमें पता चले, मतलब ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जिससे पता चले कि महिलाएं भी शिकार करती थीं, या फिर पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थीं। पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर साथ काम किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के भी साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि उसके अंडे और अंडे के छिलकों पर भी चित्रांकन मिला है। हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण, यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें हमने ये जाना कि लोग ट्रैवल कैसे करते थे, आग की खोज, वो जानवरों को कैसे रखते थे, कैसे पुरापाषाण काल किसे कहते हैं, ये सब हमने आज के चैप्टर में जाना है। अब ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, आपको अब रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।